जब हम बात करते हैं फूड क्राइसिस की, श्रीलंका के मॉडल की, जो मॉडल भारत को बनाएंगे श्रीलंका वाला मॉडल, वो हम पहले से जो बात कर रहे हैं उसका प्रत्यक्षदर्शी ये बहन जी है, क्योंकि ये वहीं पे काम कर रही है। और क्या क्या हालत है वो, इतनी खतरनाक सी स्थितियों में जब सरकार पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है सारे सिस्टम पे, अपने एम्प्लॉय पे, वो इतनी प्रखरता से बोल रही है। ऐसा ही जो ये ऐसी जो वीरता है ना, बस वही चाहिए जो समाज में अपने सिस्टम को खड़ा कर पाएगी। मैं निवेदन करता हूँ भाई नरेंद्र जी से, वो अपना विचार रखेंगे और कम समय में ज़्यादा लंबी आपकी मीटिंग नहीं बनाएंगे, बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने ध्यान से सुनने के लिए। आपसे इस बैठक का 1 घंटा और हम लेंगे, क्योंकि अभी तक की जो बैठक चली थी वो आपकी चली थी। 10 बजे का समय था, 1 बज गया, तो जो आए हुए साथी थे इनके लिए बैठक थी। फिर भी किसी सज्जन को ये लगे कि बैठक की गंभीरता नहीं थी, बैठक का उद्देश्य पूर्ण नहीं है, तो आपको अंत में एक फार्म मिलेगा। उस फार्म में आपने अपना व्यक्तिगत परिचय डालना है और आगामी हम और क्या अच्छा कर सकते हैं बैठकों को रुचिपूर्ण बनाने के लिए और सार्थकता के लिए। उसमें कोई माइक पर आके ना बता सका तो उस पेपर पे जरूर डाल दे, क्योंकि अंत में अतीत के जो अनुभव हुए उनमें जब हम भी बैठकों में बैठते थे, पिछले 10-12 वर्ष के संगठनों का जो अनुभव था, हम त्रुटियां निकालने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसलिए उस अनुभव से हमने ये देखा कि जो साथी आए हुए हैं ज्यादा से ज्यादा समय उन साथियों को दिया जाए ताकि आगे और हम अच्छा कर सकें। योग्यता पता नहीं किसके पास मिल जाए। बैठक में आए सभी साथियों का नमन वंदन और सबको मैं प्रणाम करता हूं कि जनता सरकार मोर्चा का ये जो राष्ट्रीय उत्कर्ष का उद्देश्य आप और हम लेकर के चले हैं, उसमें आपका एक साथी होने के नाते इन चारों जिलों के सब उन पवित्र आत्माओं का पुनः नमन। और अपनी बात सीमित समय में जैसा मैं महसूस करता हूं और जैसा साझा विचार लेकर के आप और हम चले, उसको संगठन का उद्देश्य, संगठन की आवश्यकता और एक व्यक्ति की भूमिका क्या हो। मैं मेरी बात थोड़े ही अतीत के कालखंड से शुरू करूंगा ताकि वर्तमान की गंभीरता को आपके मध्य रख सकूं। आप और हम अतीत में यदि महसूस करेंगे, आपका और मेरा ये भारत गुलामी के कालखंड से बीतता हुआ एक लंबा अरसा इस भारत भूमि को गुलामी के कालखंड में व्यतीत किया। उस गुलामी के कालखंड से आपकी और मेरी पीठ से उस गुलामी के ठप्पे को मिटाने के लिए जैसा आप और हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन लाखों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की आहुति दी। यहाँ तक मैं मानता हूं कि आप इस वाक्य की सत्यता से भली भांति परिचित होंगे। इस सत्यता से कोई भी नकार नहीं सकता। अब बात करते हैं उस आजाद भारत का जो सपना उन 7.5 लाख क्रांतिकारी मतवालों ने देखा था। कहीं न कहीं आप किसी संगठन में हैं, किसी परिवार में हैं, किसी व्यक्तिगत जीवन में हैं। क्या आप और हम ये मानते हैं जिस उद्देश्य को लेकर के उन 7.5 लाख माँ भारती के मतवालों ने अपने जीवन की आहुति दे दी, माताओं ने, बहनों ने अपने सुहाग को न्यौछावर कर दिया, क्या वो सपना साकार हुआ? अब मैं मेरी बात प्रारंभ करता हूं वर्तमान की परिस्थितियों से। आज यदि आप यहाँ बैठ करके इस भारत का चिंतन करेंगे, आज यदि आप बैठ करके ये चिंतन करेंगे कि मुझे राष्ट्र के लिए काम करना है, मुझे समाज के लिए काम करना है, तो क्यों करना है? एक तो आपके जहन में ये वाक्य आएगा कि मुझे जो मेरे इस भारत को आजादी मिली थी, कहीं न कहीं वो सपना अधूरा है। तो वर्तमान में मैं प्रश्न डालता हूं आपके उस चिंतन के अंदर कि आप महसूस करिएगा, आज इस भारत भूमि के अंदर लगा वो किसान, क्या वो अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं कर रहा?
यदि मेरी बहन ने जो विचार रखे क्या वो अपने जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रही, यदि आप एक व्यापारी हैं, ईमानदारी से अपने कार्य को कर रहे हैं, तो क्या आप अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं कर रहे? मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि वर्तमान में जो आपको कार्य मिला है, वर्तमान में जो आपकी समाज के अंदर योग्यता है, वर्तमान में जो आपकी उपयोगिता है, चाहे आप एक व्यापारी हैं, चाहे आप एक कर्मचारी हैं, चाहे आप एक किसान हैं, जब आप अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी से कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, आखिर फिर समस्या कौन है? आपको और हमें यदि कार्य क्या करना है, कार्य क्यों करना है, मैंने आपके बीच में रखा। कार्य क्या करना है, यदि आप इन प्रश्नों पर चिंतन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुझे कार्य क्या करना है। मैं बहुत से साथियों ने विचार रखे कि किसी एक भाई ने कहा कि मुझे प्रारंभ में लगा कि ये साथी राजनीतिक उद्देश्य को लेकर के चले हैं, तो ये भी इनका भी गंतव्य वही होगा। तो जो ये एक अछूत वाक्य बना दिया गया राजनीति, मैं जहां तक ये सोचता हूं, जब वर्तमान परिस्थितियों के अंदर इस भारत भूमि के लिए अच्छा करने वाले लोग ईमानदारी से अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं, तो वो भ्रष्ट चोर लुटेरे जिन्होंने व्यवस्थाओं के माध्यम से आपके और मेरे लिए उन वैसी व्यवस्थाओं का संचालन करना था जैसा सपना उन आजादी के मतवालों ने देखा था, तो क्या मुझे और आपको मौन होकर के सिर्फ तमाशा देखना ही अपने इस जीवन के निर्वाह के लिए उपयोगी मान लिया जाए? तो मैं आपसे ये आह्वान करता हूं इस जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से और आपकी व्यक्तिगत उस सामर्थ्य से कि आप किसी भी संगठन में हैं, हमारी लड़ाई ना किसी व्यक्ति से है, ना किसी पार्टी से है, ना किसी संगठन से है। हमारी लड़ाई है व्यवस्था के अंदर जो गलत जिन जिम्मेवार लोगों का दायित्व बनता है, चाहे वो सत्ताओं के अंदर बैठे लोग हैं या राजनीतिक दलों और पार्टियों के अंदर के लोग हैं। आप और हम इस आजादी के कालखंड का वो मतवाला स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित, आपने यदि उसको सुना है तो आपको मैं पूर्ण मानता हूं। यदि आपने उनको नहीं सुना तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार इस सोशल मीडिया के माध्यम से उस विचार का आलम्बन जरूर लेना, उस मतवाले की पीड़ा को जरूर सुनना कि कैसे इस आजादी के वर्तमान दौर में कैसे वो हुतात्मा उन अतीत के शहीदों के सपनों को वर्तमान में स्थापित करने के लिए अपने पूरे जीवन की आहुति दे जाता है। तो मैं एक एक साथी से जो हम बताना चाहते थे, जो हम समझाना चाहते थे, या हम एक दूसरे से जो अपेक्षा रखते हैं, आप अपना अपना आकलन कर लीजिएगा, आप अपना अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा। आपके ऊपर एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है परिवार की जिम्मेवारी। यदि आप अपने उस गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने अंदर वो बौद्धिक अक्षमता को पैदा कीजिएगा, अपने अंदर वो प्रबंधन की अक्षमता को पैदा कीजिएगा। आप में एक एक व्यक्ति ने हजारों लाखों लोगों का नेतृत्व करना है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है या जो बैठक के प्रोग्राम है, वो आप और हम अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए रखते हैं। आप और हम आपका जो सपना है उस सपने का आलम्बन मैं लूं, मेरा जो सपना है मैं आपके अंदर उतारना चाहता हूं। उस साझी पीड़ा को लेकर के हम चलते हैं और वर्तमान का जो शुभ है, वर्तमान का जो अच्छा है, वर्तमान में जो इस भारत भूमि के अंदर जो अच्छा कर रहे हैं हम, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे आदर्श हैं। चाहे वो एक जैविक कृषि करने वाला किसान है, चाहे अपनी जिम्मेवारियों को निपुणता से, आध्यात्मिकता से एक एक व्यक्ति के शुभ के लिए निभाने वाली वो बहन है, वो भाई है, मेरे लिए वो मेरा गुरु है, मेरा आदर्श है। तो आप जब संगठन को जीते हैं, आप जब एक नेतृत्व को जीते हैं, तो आपको हारने के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। आपको हर अच्छी चीज को अपने अंदर उतारना है। आपको अपने जिले में एक एक साथी को खड़ा करना है, उसको विश्वास दिलाना है, उसको नेतृत्व देना है, उसका नेतृत्व लेना है। आपको अपने संसाधनों को जुटाना है, आपकी जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करना है। कोई दूसरा आकर के हम
जिस चीज को तोड़ना चाहते हैं, अतीत में जो बैठ के हमने अनुभव की, आप और हम उस शिथिलता में आ गए हैं। आप और हमने अपना कार्य सिर्फ इतना मान लिया कि हमें बैठना है, हमें सुनना है। एक नेतृत्व आएगा, एक निपुणता आएगी, एक जादू की छड़ी आएगी, शब्दों की प्रेरणा देगा और सब समस्याओं का निदान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रामाणिकता के साथ ये कह सकता हूं, यदि आप इस परिवर्तन को, इस संकल्प को, इस उद्देश्य को पूर्णता देना चाहते हैं तो आप उस वहम को तोड़ दीजिएगा। कोई आपका नेतृत्व करने के लिए आने वाला नहीं है। एक एक व्यक्ति को अपने आप को भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद, राजीव दीक्षित बनाना होगा। एक एक व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका निश्चित करनी होगी। हम आपको प्रेरणा के लिए नहीं कह रहे कि आज क्रांति बलिदान मांगती है। आज क्रांति बलिदान के साथ साथ जीवन मांगती है। आपका जीवन कर्म से, व्यवहार से, आचरण से वो आदर्श रूप दीजिएगा। जब भी समाज का एक एक तबका आपको देखे तो आपकी प्रेरणा ले और आपको आदर्श मान करके ये कहे कि जब जनता सरकार मोर्चा का ये साथी है, इसके जीवन में ये प्रामाणिकता है, ये भारत भूमि के सब आदर्शों को जीता है, तो इनके हर साथी ऐसा ही करेंगे। और अंत में मैं आपको जो बार बार आह्वान कर रहा हूं, आगामी जो कार्य योजना होगी वो आपके इर्द गिर्द घूमेगी। आप जितनी ताकत का संचय करेंगे, आप जितनी ताकत का योजन करेंगे, आप जैसे जैसे उन प्रखर साथियों को जोड़ेंगे, तभी हम इस लड़ाई को और प्रामाणिकता के साथ अगले दौर में लेकर के जा सकते हैं। तो आपको जो जो कार्य मिले, आपको चाहे जिले पे ज्ञापन का कार्य मिले, आपको चाहे अपने अपने जिले में के गांव में संगठन को उतारने का कार्य मिले, यदि आपको लगे कि ये साथी प्रामाणिकता के साथ इस भारत भूमि के उत्कर्ष के लिए कार्य कर रहे हैं, इनकी पीड़ा समाज की पीड़ा है, राष्ट्र की पीड़ा है, उन आजादी के मतवालों की पीड़ा है जिन्होंने आपकी और मेरी पीठ से गुलामी का ठप्पा मिटाया, तो आप इस यात्रा में सहभागी बनिएगा। आपको लगता है कि ये साथी, आप बिल्कुल तोल लीजिएगा, बार बार मिलिएगा, अपने संशयों को रखिएगा। हम किसी भी गलतफहमी में जीना नहीं चाहते। एक एक साथी अपना मूल्यांकन करे, लेकिन निर्णय करने के बाद, समझ बढ़ने के बाद, जब आप और हम एक यात्रा में साझे चल पड़ते हैं तो वहां पर हम 1% भी रिस्क लेना नहीं चाहते। तो आप आए, एक एक साथी ने पूरी प्रामाणिकता से उन भावों के साथ विचार साझा किए, आपने हमें हौसला दिया। और आज की जो ये बैठक है, सफल बैठक है, इसके अंदर जिन जिन साथियों ने अपनी भूमिका निभाई, उन सबको मैं नमन करता हूं और अपने अतीत के अनुभवों से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस जिम्मेवारी के साथ, जिस शिद्दत के साथ आपने ये यात्रा शुरू की है, आप इस यात्रा में ऐसे ही सहगामी बनिएगा। और आपको ये आपके छोटे छोटे ये मतवाले, एक प्रसंग के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब भगवान श्री राम को, जो आप और हम वो राम भगवान का रूप बन पाया, उनको भगवान विष्णुमित्र महाराज दशरथ से लेने आए, क्योंकि वो अपने यज्ञ को संपन्न करना चाहते थे। तो उनकी जो वार्तालाप चली, जब श्री राम को ये पता लगा कि मुझे इस इतने बड़े उद्देश्य के लिए निमित्त बनाया जा रहा है, जब विश्वामित्र और महाराज का प्रसंग चला, उसी सभा में श्री राम बैठे हैं। जब श्री राम को ये तय हो गया कि मुझे एक बड़े उद्देश्य के लिए चयन कर लिया गया है, मेरी जो जीवन की यात्रा है वो बहुत बड़े पुनीत और पवित्र कार्य के लिए है, तो महाराज श्री के तरफ से उनको एक आदेश मिलता है कि आपको मैं विश्वामित्र जी को सौंप रहा हूँ। आपके माध्यम से ये उस यज्ञ की पूर्ण आहुति करना चाहते हैं, तो आपको जितनी सेना चाहिए, जितने अस्त्र शस्त्र चाहिए, आप जितनी इच्छा हो उनको ले लीजिएगा और अपनी यात्रा पर चल दीजिएगा। तो श्री राम ने, देखिएगा, वो जिस भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की हम बात करते हैं, श्री राम ने उस निवेदन को अस्वीकार किया। पिताजी या महाराज जी, आपका निवेदन हमारे यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए अच्छा है, लेकिन मैं आपके निवेदन को अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि जिस यात्रा पर मैं चल रहा हूँ, उस यात्रा पे मैं ये नहीं चाहता
जब उसकी सफलता का प्राय लिखा जाए तो उसमें ये प्रसंग आए कि भगवान राम को उनके पिताजी ने, महाराज जी ने इतनी सेना दी, इतने अस्त्र शस्त्र दिए, जिस लड़ाई को मैं लड़ने जा रहा हूँ, जिन लोगों के लिए मैं लड़ने जा रहा हूँ, मैं वो सेना भी उन्हीं के माध्यम से खड़ी करूंगा, मैं अस्त्र और शस्त्र भी उन्हीं के माध्यम से जुटाऊंगा। तो वो संकल्प मुझे वर्तमान में इस यात्रा के अंदर फिट दिखाई देता है, इसीलिए वो प्रसंग मैंने आपके बीच साझा किया। लेकिन अक्षमा चाहूंगा, वो प्रसंग था, वर्तमान में न यहाँ कोई विश्वामित्र है, न महाराज है, न श्री राम है, लेकिन हम उनके वंशज हैं। मैं मेरा आकलन सामान्य ना करके उन महान ऋषि ऋषिकाओं जैसा करूं, क्योंकि मेरा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, तो मैं कम से कम जब उस उद्देश्य के लिए पूर्ण प्रामाणिकता से जी रहा हूं, तो मेरा आकलन छोटा ना करूं। तो मेरे भाई बहनों, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, इस यात्रा की गंभीरता को पुनः जब आप रात्रि की प्रहरी में सो तो अपनी आंखों को बंद करके एक बार टकटकी लगाकर अपने मन में ये निश्चय कर लेना, क्योंकि यहाँ जब आपके माध्यम से सुझाव आए, अंतिम जो सबसे बड़ा संकट था वो मृत्यु का संकट था। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कोई यहाँ ना बिकेगा, ना झुकेगा, ना टूटेगा, लेकिन यदि मृत्यु का आलम्बन भी लेना पड़ा तो आपका एक एक साथी आपको पीठ नहीं दिखाएगा, आपके सपनों को नहीं तोड़ेगा, आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। हम सामान्य लोग हैं, बिल्कुल सामान्य लोग हैं, लेकिन हमारा सपना, हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है और हम जिएंगे उस उद्देश्य और सपनों को अपने जीवन में प्रामाणिकता से जिएंगे। आपने यदि साथ दिया, आपने यदि सहयोग किया और आपने अग्रिम पंक्ति में आकर के इस लड़ाई को लड़ा, तो 100% उन शहीदों के सपनों के भारत को, वर्तमान भारत के अतीत के गौरव को आप और हम इन व्यवस्थाओं के माध्यम से, चाहे उसके लिए ये राजनीतिक यात्रा मान लीजिएगा, चाहे उसके लिए सामाजिक यात्रा मान लीजिएगा, चाहे आध्यात्मिक यात्रा मान लीजिएगा, इसको कोई भी नाम दे दीजिएगा, लेकिन उस सपने को 100% साकार करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। आपने मुझे सुना और पुनः उन दिल के उद्गारों को आपके बीच में रखा। पुनः आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उन साथियों